हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी, वो भी ज्योग्राफी का। तो देखेंगे स्टूडेंट, क्लास 10 में जो ज्योग्राफी चलता है एनसीईआरटी का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें पढ़ना है, फर्स्ट इकाई है भारत संसाधन एवं उपयोग, सेकेंड इकाई है कृषि, थर्ड है निर्माण उद्योग। ऐसे करके इकाई 6 पढ़ना है स्टूडेंट खंड का में, और खंड खा में पढ़ना है स्टूडेंट इकाई, इसमें भी 6 पढ़ना है। तो देखेंगे स्टूडेंट, पहले इसमें हम लोग जितना भी चैप्टर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ के नोट्स बनाएंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट कि इकाई 1 में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको पहले पढ़ेंगे। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट भारत संसाधन एवं उपयोग। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो कोयला है ये अनवकरणीय संसाधन है। तो अनवकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो अनवकरणीय संसाधन वो है जो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये 200 नैनोमीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकू है इसका अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो ये निहित है 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, ये देख लेंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवकरणीय संसाधन है। सेकंड क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 नैनोमीटर कहलाते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ये संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर तक निहित है। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई है। सेकंड क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो जो सोपानी कृषि है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है इसका विस्तार है राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है ये रेगुड़ मृदा है। स्टूडेंट क्वेश्चन था पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो अधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो ये राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो एंड्रीन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मृदा नाम है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन। तो अब इसमें देखेंगे कितना क्वेश्चन दिया हुआ है और कितना क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। तो बृहत क्षेत्र में मतलब ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, नीला ग्रह बोलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का 96.6% जो है महासागर में निहित है, या 96.5% निहित है महासागर में। तो देखेंगे स्टूडेंट देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो इसमें देख लेंगे स्टूडेंट कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.6% या 96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो ये 65% होती है। तो प्राणी के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है, 65% होती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ रहा है, तो आर्सेनिक का बढ़ रहा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है, तो आर्सेनिक से बढ़ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, अगला चैप्टर है वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो अब इसमें देखेंगे कितना क्वेश्चन पढ़। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 में जो भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 19.27% था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भारत में जो वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भारत में वन का जो विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है, तो बिहार में जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन फैला है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 60.11% है पूर्वोत्तर राज्य में वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का जो सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो 26,200 किलोमीटर। तो 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर परिवर्तित हुआ है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो जो संविधान में धारा 21 है इसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पूछ रहा था कि संविधान की धारा जो आर्टिकल है 21 का संबंध किससे है, तो ये वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो ये 4 अरब हेक्टेयर था। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो आर्टिकल 21 जो है किससे संबंध है स्टूडेंट, तो आर्टिकल 21 जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था, तो ये हुआ था अफ्रीकी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन है जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, तो जो मैंग्रोव वन है इसका सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है स्टूडेंट, तो सुंदरवन में है। टेक्सॉल का उपयोग होता है, तो टेक्सॉल का जो उपयोग होता है कैंसर में होता है,
चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध था ये भारत से था। तो देखेंगे मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में है। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में होता है। चरक का संबंध किससे था, किस देश से था? तो भारत से था। देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। तो अब इसमें कितना क्वेश्चन पढ़ना है उसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज जो है इसमें सोना, टीन, अवरक, ग्रेफाइट। तो ये अवरक है जो अधात्विक खनिज है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को जो है उद्योग की जननी माना गया है। कौन लौह अयस्क का प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है। तो लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? तो ये 4 प्रकार का होता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज है। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को जो उद्योग की जननी माना गया है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक राज्य है ये कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो जब छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? तो ये 20% जो है छत्तीसगढ़ जो लोहा उत्पादन करता है भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज जो उत्पादन में भारत का विश्व में जो है 3य स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में जो है सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 3य स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो है तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का 80% जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ये चूना पत्थर है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है शक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ना है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार जो है स्थित है? ये असम में है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया है तारापुर में किया गया है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ये कोयला जो है अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत जो है नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो तारापुर में किया गया है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है ये सौर ऊर्जा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व।
तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है, कहाँ होता है? झारखंड में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना है ये डिगबोई में स्थित है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन था भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो जो प्राकृतिक गैस है ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना तुंगभद्रा है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पे स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत जो केंद्र है कहाँ है? तो ताप विद्युत जो केंद्र है ये बरौनी में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा होता है जादूगोड़ा में होता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो ये तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये राजस्थान में है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो है ये पाई जाती है खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, अगला चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग में देखेंगे कितना क्वेश्चन पढ़ना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो ये जो औद्योगिक अवस्थिति का जो कारक नहीं है यह पूंजी जो है नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? तो भारत में जो सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो कौन है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी है जिसको टिस्को भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई है, क्यों? जो पहली आधुनिक सूती जो मिल है मुंबई में स्थापित की गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और 23 में उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र जो है उद्योग कृषि पे है। चीनी भी है कृषि पे आधारित है। सीमेंट जो है कृषि पे आधारित नहीं है और जूट वस्त्र भी कृषि पे है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? तो जो सीमेंट है वो नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। जो हुगली है ये कोलकाता रिसड़ा का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्टूडेंट? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। तो इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता और रिसड़ा। कौन सा उद्योग जो है कृषि पे आधारित नहीं है? तो जो सीमेंट है वो कृषि पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता जो उद्योग है इनमें से है चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग है छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल त्रासदी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। और भोपाल त्रासदी कब हुआ था स्टूडेंट? तो हुआ था 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट, परिवहन संचार एवं व्यापार। अब इसमें इसमें कितना क्वेश्चन पढ़ना है ये अब पढ़ेंगे।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की जो कुल लंबाई थी 3.88 लाख किलोमीटर थी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर राज्य है महाराष्ट्र। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो सड़कों का जो एक वर्ग है ये नहीं है, तो सीमांत सड़क जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो भारत कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। तो 2005 में दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन था स्टूडेंट की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन राज्य है। तो महाराष्ट्र है। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो सीमांत सड़क है जो सड़क का एक वर्ग नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता एवं दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन जो नाम दिया गया है 2005 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो जो इंदौर पत्तन है ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देश में 10 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। जो फाल्टा है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो 10 है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में कृषि एवं वन संसाधन। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में जो है 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो 60% में खेती की जाती है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो राज्य की 80% जो जनसंख्या है कृषि कार्य में लगी हुई है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो दरभंगा है। दरभंगा में गन्ना होता है। मुजफ्फरपुर में होता है स्टूडेंट। पश्चिमी चंपारण में होता है। रोहतास में जो है गन्ना उत्पादक नहीं होता है। तो ये रोहतास आंसर हो जाएगा। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है। तो वृद्धि हो रही है, स्थिर है, गिरावट हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जो है जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। जो तंबाकू जो है उत्पादन जो क्षेत्र है ये है गंगा का दियारा। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है स्टूडेंट। तो गंगा का दियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो कोसी नदी घाटी का जो परियोजना का आरंभ हुआ था 1954 में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ है। तो गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है वाल्मीकि नगर में। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है यह है गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है 1954 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ है। तो ये हुआ है वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो जो बिहार में जो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है ये रोहतास जिले में होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ये 6374 किलोमीटर में वन का विस्तार है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर जो स्थान है ये दरभंगा जिला में स्थित है। कांवर झील जो है स्थित है। तो कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रोहतास में होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 6374 किलोमीटर में है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो ये दरभंगा में है।
कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब अगले दिन अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।